मध्य प्रदेश और देश में कोरोना की रफ्तार थम गई है, लेकिन कोरोना ने बड़े नुकसान के साथ राजनीतिक दलों की छवि को भी बट्टा लगाया है। बात करें बीजेपी की तो वो कोरोना के डेंट पर पॉलिश करने में लग गई है, या ये कहें कि अपने ब्रांड को चमकाने जा रही है। इसकी जुगत सरकार और संगठन दोनों स्तर पर शुरू हो गई है। कार्यकर्ताओं के बीच बड़े नेता संवाद बंगाल कर रहे हैं, जिसमें उन्हें समझाया जा रहा है कि किस तरह से लेफ्ट और कांग्रेस ने उसे रोकने के लिए ममता का साथ दिया। इसका मकसद साफ है, बंगाल हार से कार्यकर्ताओं की निराशा दूर करना। बीजेपी ने इस अभियान के तहत प्रबुद्ध वर्ग को भी जोड़ने की कोशिश की है, ताकि आम जनता के बीच संदेश जाए कि कोरोना एक महामारी थी, जिसके खिलाफ सरकार ने बड़ी और सफल लड़ाई लड़ी। कोविड के इस महामारी के संकट में हमारे सभी कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर के 1 लाख गांव में पहुंचकर सेवा ही संगठन के अभियान में लोगों की हर प्रकार से ज़रूरतमंद लोगों को मदद करते हुए साथ में ही 50,000 ब्लड यूनिट डोनेट करने का अभियान पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों ने किया है। उधर सरकार के स्तर पर भी छवि को पॉलिश किए जाने की कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को मोर्चा संभालने के निर्देश दिए हैं। मंत्रियों को कहा गया है कि वो अपने अपने जिलों में जाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी रखें। सरकार ने शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है, ताकि अब ऐसा कोई मैसेज ना जाए कि नेता खुद भीड़ जुटाते हैं और जनता को कोरोना गाइडलाइन के पालन की सीख देते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको आपके प्रभार के जिले में एक दौरा करना पड़ेगा और वहां एजुकेट करने वाली क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो ग्रुप्स को संबोधित करें, अधिकारियों को दिशा निर्देश दें, जनता में सीधे आपका संदेश पहुंचे। और दूसरा, वैक्सीनेशन के बारे में जन जागरण, ये 2 काम एक साथ हम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आने वाले दिनों में लोकार्पण, शिलान्यास कार्यक्रम, सम्मेलन, सभी राजनीतिक, सामाजिक सबको अभी रोकने का ही कहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता भी अपनी छवि को लेकर फिक्रमंद है। यही वजह है कि वो विपक्षी धर्म के नाते सत्ता पक्ष की नाकामियों को ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच उठा रहे हैं। क्या बताएंगे जनता को जाके? ये कुछ भी कर लें, कितना ही झूठा प्रचार कर लें, जनता मन बना चुकी है। आने वाले समय में भाजपा को सबक जनता सिखाएगी। जितने खून के आंसू जनता को रुलाए गए हैं, उस सब का गिन के बदला जनता लेगी इनसे। महामारी में उठ रहे सवाल के साथ बंगाल में हार और कोरोना के चलते उपजी नाराजगी से बीजेपी कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव बन गया है। दरअसल बीजेपी की ताकत उसका पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्ष है, लिहाजा इस कवायद के जरिए उनको गतिशील बनाने और 2023 और 24 के लिए जुट जाने की तैयारी की जा रही है। और आज का हमारा मुद्दा है हाउस द जोश हाई है सर। ये एक चर्चित हिंदी फिल्म का बड़ा लीडिंग एक डायलॉग रहा जो खूब गूंजा देश में। उरी अटैक, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, तो इस फिल्म का ये डायलॉग था। और निश्चित तौर पर जीवन में अगर हाई नहीं हो जोश, तो फिर तो हैं आप बेहोश। ये बेतुकी तुकबंदी जरूर है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि जोश के बिना ये शरीर चलता तो जरूर है, लेकिन ये मंजिल तक पहुंचता ही नहीं है, या पहुंचता है जब रेस ख़त्म हो चुकी होती है। सारे जितने भी धावक थे रेस के, वो सब अपने मेडल, पदक, जोश, अपना सब कुछ दिखाकर जब स्टेडियम से निकल जाते हैं, तब हम बिना जोश के वहाँ पहुँचते हैं और कोई अर्थ नहीं है। बिना जोश के जीवन का कोई अर्थ नहीं है। ये अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश में ये फैसला लिया गया है कि अब शिलान्यास और इस तरह के कार्यक्रम नहीं होंगे, जिनमें आमतौर पर कई बार ये भी हमने देखा है कि भीड़ भी जुटती है और श्रेय लेने की एक राजनीति की शुरुआत भी इसको माना जाता है। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ों की और गुंजाइश नज़र आती है कि राजनीतिक तौर पर सारे मंत्री, विधायक, चाहे वो इधर के हों चाहे उधर के हों, यानी बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, कांग्रेस में तो विधायक ही होंगे, इन सबको ये भी घोषणा करनी चाहिए कि हम आने वाले 6 महीने तक, कम से कम अभी 6 महीने का ही लक्ष्य रखें कि हम 6 महीने तक, यानी अगली दिवाली के पहले तक, हम ना कोई कार्यक्रम करेंगे सड़क पर, ऐसा धरना प्रदर्शन जैसा, ना हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे निवास स्थानों पर इकट्ठे बहुत सारे लोग आएँ और हम ऐसा कोई मैकेनिज़्म निकालेंगे। अरे सर, जब जूम मीटिंग, स्काइप मीटिंग और तमाम मीटिंग होती है, तो आप अपने क्षेत्र के लोगों से भी ऐसी मीटिंग नहीं कर सकते हैं क्या?
और क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसा तरीका नहीं निकाला जा सकता है कि आप उस तरह से चीज़ों को कर लें? ये अच्छी बात है कि राजनेता अब ये भी समझ रहे हैं कि उंगली उनकी तरफ उठी है, चाहे 5 राज्यों के चुनाव हों, कुंभ का आयोजन हो, या फिर दूसरी लहर में जनता की लापरवाही के साथ पॉलिटिकल सिस्टम की लापरवाही की बात हो। ये देखिए, अभी भूपेश बघेल जी ने भी बड़ी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, बड़ी ज़बरदस्त बात की थी, अच्छा लगा था सबको। जैसे मध्य प्रदेश में ये पहल हो रही है कि शिलान्यास और इस तरह के कार्यक्रम नहीं होंगे। उन्होंने, जब हमने उनसे बात की थी कुछ अरसे पहले, तो उन्होंने क्या कहा था ये भी सुन लीजिए, फिर हम मेहमानों की तरफ आते हैं। क्या आप सोच रहे हैं इसके लिए कि कुछ ऐसे सामाजिक कार्यक्रम सामाजिक संगठनों की मदद से शुरू किए जाएं, जिससे ये बात लोगों को स्पष्ट हो कि कोरोना के साथ जीना है तो कैसे जीना है, किन सावधानियों के साथ जीना है? बिल्कुल, आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि राजनेताओं को उसके आइकन के रूप में आना चाहिए, लेकिन अभी 5 राज्य के चुनाव हुए जिसमें सारे नेता चुनाव प्रचार करने गए, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। जी, और जी। एक भी नेता ने ये नहीं कहा कि क्योंकि कोरोना है और कोरोना में भीड़ नहीं होना चाहिए, एक जगह लोग एकत्रित नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आम सभा नहीं करूंगा। एक भी नेता ने नहीं कहा। यदि ऐसा कोई भी नेता बोलते तो निश्चित रूप से एक आदर्श नेता के रूप में, कोरोना योद्धा के रूप में सामने आता। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा कोई नहीं किया जी। तो हम तो गांधी के देश में रहते हैं। गांधी जी तो कभी बोल के संदेश नहीं देते थे, वो तो कहते थे मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। वो पहले करते थे और उसके बाद लोग उससे सीखते थे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम पर उपदेश कुशल बहुतेरे, हम दूसरे को आदेश देते हैं कि मास्क लगाना चाहिए, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है जब कोई राजनेता पर उपदेश कुशल बहुतेरे और ये बात अपने को शामिल करके कहता है। ये चीज़ होनी ही चाहिए और अच्छी पहल है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बहुत नज़दीक से कोरोना की लड़ाई लड़ते रहे हैं और बहुत सारी कड़वी और ऐसी सच्चाइयों को वो अपने अंदाज में उनको स्वीकारते हुए भी और उनको समझते हुए भी आगे बढ़ते रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो मेहमान हमारे साथ हैं, आज इसी सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं आशीष शर्मा, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक, हमारे साथ रहेंगे, बहुत संजीदगी से बात करते हैं। और ऐसे ही एक संजीदा विधायक हैं प्रवीण पाठक जी, कांग्रेस से हैं, और वो भी हमारे साथ हैं और उन पर भी काफ़ी संजीदगी के साथ चर्चा करने का और चीज़ों को समझकर आगे बढ़ने की बात होती है। और डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले सत्यप्रकाश जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी चाहूँगा मैं इस पर, फिर हम राजनीतिक मेहमानों की तरफ आएंगे। जी शरद जी, आपका आज का जो टॉपिक है, हाउ इज द डोज। हाय सर, एक्चुअली बीजेपी आज जिस सिनेरियो से गुजर रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं सेकेंड वेव के कारण देश में कुछ ऐसा माहौल बना है जिसको बीजेपी को अब आगे आने वाले समय में बहुत फेस करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि कई लोगों ने, लगभग 15% देश के लोगों ने बहुत सारी परेशानी इस सेकेंड वेव में झेली। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इन दोनों में अगर सेंट्रल और स्टेट की बात करें तो शिवराज सिंह जी का परफॉर्मेंस एज कंपेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बेहतर रहा, क्योंकि इतना एंटी जो माहौल है वो शिवराज के खिलाफ नहीं है। शिवराज जी की कल एक इंटरव्यू उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को देकर एक बहुत शानदार बात कही है कि वैक्सीन के मामले में, वैक्सीन की प्रोग्राम के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे देश में कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। उसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर देश के पूरे मुख्यमंत्री हमारे साथ आए, हम साथ चल के पीएम से बात करें, एक नेशनल प्रोग्राम बनना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि हर राज्य की स्थिति कुछ अलग है, तो ऐसे मामले को सामने लाकर सीएम ने अपनी इमेज को निखारा है। लेकिन ये भी पक्की बात है कि यूपी का चाहे पंचायत इलेक्शन हो, मध्य प्रदेश का दमोह इलेक्शन हो, बाईपोल हो, या फिर बंगाल का चुनाव हो, बीजेपी को एक बड़ा झटका तो लगा है। इसका सीधा सीधा कारण सेकेंड वेव में कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्थाएं जो चरमराई है उसका खामियाजा। लेकिन संगठन मजबूत है, वो कहीं ना कहीं सरकारें भी ये प्रोग्राम चालू कर दिया। ऑर्फेंड बच्चों के लिए जो प्रोग्राम लाया है, शिवराज की तारीफ करना पड़ेगी कि उन्होंने इस चीज को इसको ढांकने का प्रयास किया है। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी माना, हालांकि दिल्ली गवर्नमेंट ने भी माना, बिहार ने भी माना, लेकिन शिवराज एक पहले बंदे हैं जो सबसे पहले उसको लाए। जी सर, बिल्कुल। और देखिए, कई बार जब आप घुड़सवारी करते हुए बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं होते हैं, परिस्थितियां भी जिम्मेदार होती है, घोड़े का मिजाज भी जिम्मेदार होता है। ये तो एक उदाहरण है जो घुड़सवारी की बात
हम कर रहे हैं। लेकिन कई बार जब आप खेल के मैदान में हो या राजनीति के मैदान में हो, अगर आप ये भी कहते हैं कि हाँ हमसे कुछ गलतियां हुई हो सकती हैं और हम मानते हैं कि हमसे चूक हुई है, लेकिन अब आगे नहीं होगी, हमने अब बिल्कुल प्रण कर लिया है कि इन गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ेंगे, तो ये साहस भी लोगों को पसंद आता है। और एक नेतृत्वकर्ता से वो ये अपेक्षा भी रखते हैं कि हाँ, हर बार ऐसा नहीं होता कि आप हिमालय के शिखर पर ही आसीन हो, हर बार आपकी चमक जो है वो स्वर्ण की तरह दमकती चमकती रहे। ऐसा तो देवताओं और ईश्वर के साथ भी नहीं हुआ। बहरहाल आशीष जी, सहमत होंगे आप? देखिए, जो सत्ता में होता है वही विपक्ष के निशाने पर भी होता है और उसी की गलतियों को लोग ढूंढते भी हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि जो कोरोना का घटनाक्रम पूरे देश भर में हुआ है उसकी जिम्मेदारी से केंद्र सरकार और राज्य की सरकारें बच सकती, लेकिन कोरोना के इस खतरनाक दौर के बाद जिस तरह परिवार में कोई शोक का अवसर उपस्थित होता है, उसके बाद 12-15 दिनों में जनजीवन को सामान्य हम सबको बनाना पड़ता है, क्योंकि दुख के साथ ज्यादा समय तक जीना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं। आज अनलॉक की स्थिति में मध्य प्रदेश के कई जिले पहुंचे हैं, बाजार सामान्य दिनों की तरह खुलने लगे हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में संक्रमण की दर और जितनी बची है वो भी तेजी से कम होती चली जाए, जिसके कारण हमारा जनजीवन सामान्यता की ओर लौट सके, क्योंकि हमें उन परिवारों को अभी की मदद करना है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो सहायता करने की घोषणा की है वो सहायता भी उन परिवारों तक हमको पहुंचाना है। वापस जीवन को उसी रफ्तार के साथ हमको आगे बढ़ाना है जैसा कोरोना के पहले हम लोग चल रहे थे। लेकिन आज का समय सभी राजनीतिक दलों के लिए और पूरे प्रशासन के लिए इस चिंता का अवश्य होना चाहिए कि हमारी किसी गलती का खामियाजा आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जनता को या भारत की जनता को नहीं उठाना। इसलिए सामूहिक जिम्मेदारी है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने जिस तरह कहा है कि हम भूमि पूजन शिलान्यास से सभी विधायक परहेज कर हमको विधायकों और सांसदों को करना चाहिए। साथ ही साथ भीड़ न जुटे इसके लिए हम सबको भी, पक्ष हो या विपक्ष हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी मोटी गलतियों के कारण बीमारी विकरालता को धारण न करे, यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि इस कोरोना के इस दौर से पूरे मध्य प्रदेश ने, पूरे राष्ट्र ने जो सबक लिए हैं, उन सबक के साथ जीना आने वाले समय में प्रत्येक नागरिक के रूप में हम देखेंगे कि उसके अनुरूप लोगों ने अपने आप को ढाल लिया है। तो अब जोश तो सब में होना ही चाहिए, चूंकि राजनीतिक दल है हम, और हमारे कार्यकर्ताओं ने भी विपरीत परिस्थितियों में अच्छा काम किया है कोरोना के संकट से लोगों को बचाने के लिए। इसलिए कार्यकर्ताओं के साथ संगठन का संवाद धीरे धीरे अच्छे से स्थापित होने लग जाएगा, जिस माध्यम से भी संवाद स्थापित हो रहा है। लेकिन सब में जोश फिर से निर्मित हो रहा है। प्रवीण जी, जी जी प्रवीण जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी शरद, हाँ बोलिए। मैं बेहतर तरीके से सुन। हाँ, आपने बातें सुनी सब कुछ, मेरे ख्याल से कुछ चिंतन मनन में है आप आज, अच्छी बात है। राजनेता को चिंतन मनन में होना ही चाहिए। जी, आपने वरिष्ठ पत्रकार की भी बात सुनी, डॉक्टर शर्मा की, और अपने वरिष्ठ साथी आशीष शर्मा जी बीजेपी के, उनकी बात सुनी। आपकी प्रतिक्रिया? जी सर। प्रवीण जी। आशीष जी, शरद जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपको। आशीष जी हमारे विधानसभा के वरिष्ठ सदस्य भी हैं, और जिन वक्ताओं को विधानसभा में मैं सुनना पसंद करता हूं, आशीष भाई उनमें से एक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात तो ज़रूर बोलना चाहूँगा। कोरोना संकट के काल के समय में और उसके बाद, जब आज स्थितियां लगभग सामान्य सी हो गई हैं मध्य प्रदेश में, जी, भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के जितने भी प्रतिनिधि तमाम सारे चैनल्स पे डिबेट करने के लिए आ रहे हैं, और जिस साहस के साथ वो अपनी नाकामियों को, अपनी कमजोरियों को, सरकार की कमजोरियों को छुपा रहे हैं, उन सबको आपके चैनल के माध्यम से साधुवाद। मैं बहुत विनम्रता से एक बात बोलना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में ये कोरोना की दूसरी लहर थी। पिछली साल हम लोगों ने बहुत नज़दीक से इस लहर को, पहली लहर को देखा। दुख इस बात का है कि इतनी परिपक्व सरकार होने के बावजूद,
इतने परिपक्व मुख्यमंत्री होने के बावजूद मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की इस संकट से निपटने के लिए तैयारी होनी चाहिए थी वो सरकार के द्वारा नहीं की गई। मुझे अच्छे से याद है शरद जी कि पिछले वर्ष मार्च के महीने में जिस प्रकार से पूरी भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना को लेकर मजाक उड़ाया था और ये कहा था कि ये कोरोना नहीं मध्य प्रदेश की सरकार का डरोना है, ये उसी मजाक का, उसी भद्देपन का ये दुष्परिणाम है जो मध्य प्रदेश को आज भुगतना पड़ रहा है। चलिए, अतीत में जो हो गया कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि अब देश में तीसरी लहर आने वाली है, अभी भी समय है। मध्य प्रदेश की आम जनता की खातिर जिस जनता ने आपको शीर्ष पर बिठाया, सम्मान दिया, इतने वर्षों तक सत्ता में रखा, उनके लिए कम से कम आने वाले समय में तो ऐसे सरकार को प्रबंध करना चाहिए कि फिर से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। जहां तक इस संकट के समय की बात है, जब जब जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ी उसकी कमी रही। जब ऑक्सीजन के बेड की आवश्यकता पड़ी, ऑक्सीजन के बेड की कमी रही। जब रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात पड़ी तो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी रही। जब ब्लैक फंगस के लिए आज फिर उस ट्रीटमेंट की बात हम लोग करते हैं तो आज उन इंजेक्शन की कमी आती है। किस प्रकार का सरकार का प्रबंधन है, मुझे लगता नहीं कि कहीं से भी कोई ऐसी सरकार मध्य प्रदेश को नियंत्रित कर रही है या संचालित कर रही है जिसका अपना पुराना 15-16 वर्ष का तजुर्बा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कहा गया कि जितने भी लोगों की मृत्यु कोविड के कारण हुई है, मध्य प्रदेश सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि उन लोगों को वो आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं। पर दुख की बात यह है, मैं देख रहा हूं, कल ही मैंने ग्वालियर में देखा और पूरे मध्य प्रदेश में नज़ारा बड़ा स्पष्ट है कि कहीं भी कोई भी सरकारी अधिकारी, कोई भी ऐसा कार्यालय नहीं है जो मृत्यु प्रमाण पत्रों पर ये लिख कर दे रहा हो कि व्यक्तियों की जिनकी मौत कोविड से हुई है, किसी को हार्ट अटैक बता रहे हैं, किसी को कोई और बीमारी से बता रहे हैं। तो इस प्रकार का चेहरा मध्य प्रदेश की जनता के सामने बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। ये समय निश्चित तौर पर राजनीति करने का नहीं है। आशीष भाई बहुत अनुभवी हैं, हमारे शर्मा जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी बहुत अनुभवी हैं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो परिस्थिति आ रही है, सरकार को उसकी बेहतर तैयारी करनी चाहिए। आशीष जी, जो कुछ प्रश्न इन्होंने खड़े करने का प्रयास किया है पाठक साहब ने, उसमें एक प्रश्न की चर्चा है कि कोविड शब्द का इस्तेमाल नहीं है, तो क्या अगर उस व्यक्ति के शरीर में कोविड का वायरस है, क्योंकि मृत्यु का कारण शरीर के किसी अंग के फेलियर की वजह से ही होगा, ये एक तकनीकी पक्ष है कि जो मेडिकल चिकित्सा में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि मल्टी ऑर्गन फेलियर हुआ, लेकिन उसका कारण कोरोना है, कोरोना की वजह से क्लॉटिंग हुई, तो जिसकी वजह से हार्ट फेल हुआ या ब्रेन स्ट्रोक हुआ या किडनी फेलियर हुआ या लिवर में कोई एलिमेंट आया। क्या इसके लिए आपकी मुख्यमंत्री जी से या टॉप लेवल पर कहीं बात हुई है सरकार में उच्च स्तर पर कि अगर कोरोना पीड़ित वो व्यक्ति है और उसकी मृत्यु भले ही हार्ट अटैक से हुई है, ब्रेन स्ट्रोक से हुई है, लेकिन उसको कोरोना मृत्यु के लिए जो घोषणाएं सरकार की तरफ से हुई हैं उसकी पात्रता रहेगी? देखिए, मैं प्रवीण पाठक जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने भी कोरोना के संकट के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए बहुत अच्छा काम किया। हमने देखा वो भी रात दिन लगे रहे। मैं आपकी सराहना करता हूं इसके लिए जी। ऐसी सक्रियता प्रत्येक जनप्रतिनिधि की होना चाहिए, क्योंकि जनता संकट के समय हमारी ओर बहुत आशा भरी निगाहों से देखती है। जहां तक बात है, निश्चित ही पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में इस दौरान मौतें हुई हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मैं अपने क्षेत्र में भी कई घरों में गया था, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि 100 की 100 मौतें ही कोरोना के कारण हुई है। अगर आप प्रतिदिन के मौत का अगर आंकड़ा पूरे भारतवर्ष का या मध्य प्रदेश के स्तर पर देखें तो हम मान सकते हैं कि उससे कई गुना ज्यादा मौतें इस दौरान देखने के लिए आई है। लेकिन सरकार ने जिन दस्तावेजों को मान्य किया है, कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर उसके दस्तावेज को भी सरकार मान्य करेगी। साथ ही साथ RT-PCR और चेस्ट के एक्सरे, इसको भी मान्यता देने के संबंध में मुझे कुछ जानकारी लगी है, अभी मैं उसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन हम सब प्रयास ये करेंगे कि जितने भी लोग कोविड से मृत्यु हुई है, संदेहास्पद हो या डॉक्टर के ओपिनियन में उसकी मौत कोविड से होना प्रतीत हो, ऐसे सब लोगों को मदद दिलवाना हमारी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि ये महामारी का दौर था और इसलिए महामारी के दौर में पहले भी शिवराज जी की सरकार ने कई सारे ऐसे फैसले, ऐसे निर्णय लिए हैं जिनमें नियमों से परे जाकर भी गरीब को मदद करने का काम सरकार ने किया। इसलिए हम सब लोग भी सरकार से मांग करेंगे कि इसमें और कुछ नियमों का सरलीकरण हो सके तो किया जाए, लेकिन जिस परिवार में भी मृत्यु हुई है उस तक सरकारी मदद आवश्यक रूप से पहुंचे।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने संवेदनशील चेहरे के लिए पहचाने जाते हैं और विपक्ष की आलोचना का केंद्र वो ज़रूर हैं और ये विपक्ष का अधिकार है। लेकिन जैसा डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा ने भी कहा कि कोविड में उन्होंने जिस तरह से कोशिशें की हैं मध्य प्रदेश में और जिनके नतीजे भी हमने देखे हैं, उसमें ये कहा जा सकता है कि कोविड से जूझते समय उन्होंने निरंतर संवाद अधिकारियों के साथ, जनता के साथ और बड़े फैसले लेने की भी जो बात है उसमें भी उन्होंने एक एडवांटेजियस पोजीशन तो ली है देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों में। जो बात है, जो वस्तु स्थिति है, उसको कहने से मुझे लगता है गुरेज नहीं होना चाहिए और बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा रहती है, उनके साथ भी हो सकती है। डॉक्टर शर्मा, बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से फैसले उन्होंने लिए हैं कि चाहे सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु हो या फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात हो या फिर उन बच्चों की बात हो जिन्होंने अपने अभिभावकों को खोया है, इन सब की मदद में भी उसी संवेदनशील तंत्र का चेहरा आना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री संवेदनशील होता है, पॉलिटिकल पार्टी संवेदनशील होती है, क्योंकि उसको चुनाव भी जीतना होता है और जनता के बीच में उसकी लोकप्रियता निर्विवाद रहे ये भी तय करना होता है। लेकिन ये जो तंत्र होता है, ये माफ़ कीजिएगा, कई बार ये निष्ठुर होता है। ये परमानेंट गवर्नमेंट होता है, 30 साल 35 साल 38 साल के लिए चुनकर आता है सरकारी नौकरी में, तो इसकी संवेदनशीलता उस तरह की नहीं होती जैसी पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटी की होती है। जी शरद जी, एक्चुअली आपने जो बात कही है, कांग्रेस ने भी ये मुद्दा उठाया है। कांग्रेस का जो मुद्दा है, जो डेथ का नंबर है, जैसा कि अभी प्रवीण जी ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि सरकार का सोच है, आप कह रहे हैं, मैं भी कहता हूं सरकार देना चाहती है, लेकिन 7,800 लोगों को क्यों? क्योंकि एवरेज डेथ देखी जाए तो कितनी होती थी सामान्य तौर पर, आज डेथ कितना रेट हो गया है? 10 दिन तक वायरस रहता है, 10 दिन के बाद वायरस नहीं रहता है, लेकिन तो उसकी डेथ तो उसी कारण हुई है। प्रवीण जी मध्य प्रदेश के उन लेजिस्लेटर्स में है, मैं बिल्कुल मुक्त कंठ से कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति ने, जब मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की क्राइसिस थी, रेमडेसिविर की क्राइसिस थी, इस व्यक्ति ने अपनी जान को जोखिम में डालकर रात दिन अपनी क्षेत्र ही नहीं पूरे ग्वालियर शहर की सेवा की है। मैं उसको सैल्यूट करना चाहता हूं। इसे ऐसे लेजिस्लेटर की आज प्रदेश को आवश्यकता है। पहली बात, बहुत मुझसे छोटा भाई है, लेकिन आज मैंने उसको सैल्यूट करने का शब्द बोला है। लेकिन मैं आपको फिर कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी का जो सोच है बिल्कुल प्रॉपर है। कांग्रेस आवाज उठा रही, बिल्कुल प्रॉपर उठा रही, लेकिन अंदाज थोड़ा सा गलत है। अंदाज ये होना चाहिए, जनता में ये मैसेज जाना चाहिए कि हम आपके साथ हैं और इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में। चलिए, मैं जल्दी से जवाब ले लेता हूं। डॉक्टर शर्मा, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई। प्रवीण जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आलोचना आपका धर्म है, लेकिन जैसा आशीष जी ने भी कहा, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया कि संवेदना, जनता की मदद, जनता का हित चिंतन, इससे भी आपके सरोकार और आपकी संवेदना जुड़नी चाहिए। जी देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं। जहां तक ये मृतकों के आंकड़ों की बात है, तो ग्वालियर में अभी तक लगभग 650 मौतें बताई जा रही हैं। ग्वालियर के एक शमशान का आंकड़ा 1400 के पार है, सिर्फ एक शमशान का आंकड़ा। बात यह है कि मैं आशीष जी से भी कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब से भी कहना चाहता हूँ कि चूंकि मैं खुद एक कोविड का पेशेंट रहा हूँ पिछले वर्ष, मुझे मालूम है कि कोविड का असर तो 14 दिन रहता है, पर मृत्युओं का जो आंकड़ा है वो पोस्ट कोविड के बाद ज़्यादा होता है। उसकी चिंता कौन करेगा? जो कोविड के दुष्परिणाम है उसकी फिक्र कौन करेगा? मुझे लगता है सरकार को खुले दिल के साथ मध्य प्रदेश में इस समय जनमानस की मदद के लिए सामने आना चाहिए। चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सामाजिक संस्थान हो, उन सबको मिलकर इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि आम जनता को अधिक से अधिक लाभ हो सके। बिल्कुल प्रवीण जी, लेकिन आप जैसे जो युवा हैं और आशीष जी जैसे जो वरिष्ठ विधायक हैं, हालांकि वो भी अभी युवा हैं, वरिष्ठ भले ही हो गए हैं, वरिष्ठता में युवापन कहीं आड़े नहीं आता है। आप जैसे नेताओं पर ये दारोमदार बहुत है जो राजनीति का एक फ्लेवर भी बदलें। जो एक बड़ी मोनोटोनस राजनीति हमको दिखती है कि वही उसी तरह का सधा हुआ बयान आता है, ये कर लिया तो क्या किया, कुछ भी तो नहीं किया, मध्य प्रदेश तो ये हो गया, मध्य प्रदेश तो वो हो गया, और वो ये कहते हैं इन्होंने क्या कर लिया, ये तो सीढ़ी पर अटके हैं। ऐसा लगता है कि हम जैक एंड जिल वेंट अप द हिल,
मतलब एक रटी हुई कविता सुन रहे हैं दोनों पक्षों की तरफ से। इधर से भी रटे हुए 4 जुमले, उधर से भी रटे हुए 4 जुमले। इन रटे हुए 4 जुमलों से निकलें, कुछ हामिद का चिमटा की तरह कुछ ऐसा करें प्रेमचंद के कि आपकी आंखों में भी जल छलछला जाए, आपकी आंखों में भी जल छलछला जाए, और हम जो मध्य प्रदेश की जनता आपको देख रहे हैं, हमारी आंखों में भी प्रेम के आंसू हों। कुछ बदलें सर राजनीति को। कब तक वही लकीर के फकीर की तरह चलते रहेंगे। ज़्यादा बोल गया सर, क्षमा चाहूँगा। अज्ञानी एंकर्स के साथ यही समस्या है सर। माफ़ी चाहूँगा प्रवीण जी, माफ़ी चाहूँगा आशीष जी। बहुत धन्यवाद आशीष जी, धन्यवाद प्रवीण जी, धन्यवाद डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा। नमस्कार।